तो सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत और दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। एक नया सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप सभी को पता होगा, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं और व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल भी आप कर सकते हैं। रियर केस में कभी कभी हम उठा नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल है, क्लास का टाइम भी रहता है, वो रहता है। तो बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके जीवन में और आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आप समर्पित होकर उसके लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी मेहनत आप कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। ये फटाफट सेशन जो हमारे चल रहे हैं, तो काफ़ी शानदार सेशन ये आज रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एक मोटर वाहन की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन इस उम्र से कम का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस पर परिवहन वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता। आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है MVA है, इसकी धारा 3 क्या कहती है कि 16 साल का व्यक्ति केवल बिना गियर की या 50 सीसी से कम की गाड़ी चला सकता है। 18 साल का व्यक्ति जो है वो केवल कार चला सकता है। 20 साल का व्यक्ति ही है जो कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चला सकता है। तो यहाँ पर परिवहन वाहन चलाने के लिए कम से कम जो उम्र होगी वो 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए और ये उल्लेख है धारा 3 में किया गया है। प्रश्न 2 है, यदि किसी परिवहन वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त होता है तो उसके द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। ऐसा कौन सा संस्थान है जहां से अगर आपको कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आप उसके प्रमाण पत्र को वरीयता देते हैं? तो आप सभी को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन आया है तो ड्राइविंग स्कूल का जो प्रमाण पत्र होगा उसको वरीयता यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि ड्राइविंग स्कूल एक अच्छा ड्राइवर बना के भेजती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और ड्राइविंग स्कूल का उल्लेख है धारा 12 में किया गया भाई, ठीक है। और ड्राइविंग स्कूल जो प्रमाण पत्र देती है फॉर्म संख्या 5 में देती है। कौन सी में देती है? फॉर्म संख्या 5 में देती है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जो लाइसेंस है इसको आजकल स्मार्ट कार्ड के ऊपर जारी किया जाता है, तो स्मार्ट जो DL होता है, स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, उसको कौन से फॉर्म में जारी किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आवेदक ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो उसे इतनी अवधि के बाद टेस्ट के लिए पुनः उपस्थित होने की अनुमति होती है। आप पहली बार गए, फेल हो गए, तो आपको 7 दिन बाद में दूसरा अवसर मिलेगा, फिर फेल हो गए, फिर 7 दिन बाद तीसरा अवसर मिलेगा, फिर फेल हो गए, फिर आपको यहां पर 60 दिन के बाद में अवसर मिलेगा। 3 अवसर आपको 7-7 दिन के हैं, चौथा अवसर 60 दिन के बाद में होता है। तो यहां पर पुनः उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है कितने दिन बाद में? 7 दिन बाद में। प्रश्न संख्या 4 है, यदि आवेदक 3 बार टेस्ट में देने के बावजूद पास नहीं कर पाता है तो वह अपने अंतिम टेस्ट देने की तारीख से इतनी अवधि समाप्त होने से पहले पुनः टेस्ट में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं है। अभी मैंने बताया था 3 बार फेल हो जाता है तो 60 दिन मैंने बताए थे, है ना, तो आपको याद रखने हैं। एक बिना लाइसेंस धारी व्यक्ति किसी वाहन मालिक को पूछकर वाहन चला लेता है और वाहन मालिक उसे इसके लिए मंजूरी दे देता है, तो जिम्मेदारी होगी किसकी होगी? वाहन मालिक की, ड्राइवर की, दोनों की, या वाहन चलाने वाले के माता पिता की? तो यहाँ पर सभी को पता है कि एक लाइसेंस नहीं है और अगर गाड़ी चलाते हैं तो एक चालक की भी जिम्मेदारी है और वाहन मालिक की भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्राइवर और मालिक दोनों की जिम्मेदारी है। मालिक की जिम्मेदारी 180, ड्राइवर की जिम्मेदारी 181 धारा में, दोनों के ऊपर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 माह का कैद का भी प्रावधान है भाई, ठीक है। किसी मोटर वाहन या वाहनों के उपयोग में हुई दुर्घटना जहां उसके उद्देश्य के यथोचित प्रयासों का साइट पर पता नहीं लगाया जा सकता, इसका अर्थ होता है यानी पर कोई एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका आप प्रयास करने के बावजूद पता नहीं लगा सकते कि यार कौन सी गाड़ी ने इसको ठोका है ना, तो ऐसे मामलों को हम हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख धारा 161 में किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन किस धारा की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट है? तो यहां पर आपको बताना है कि क्षतिपूर्ति के लिए जब आप आवेदन करते हैं ना, क्लेम के लिए, है ना, कंपेंसेशन के लिए, मुआवजे के लिए, आप मुआवजा जिसे कहते हैं मुआवजे के लिए आवेदन करते हैं तो धारा 165 में इसका उल्लेख किया गया है। गति सीमा का उल्लंघन की बात है करते हुए मोटर वाहन चलाना किस धारा के तहत दंडनीय? दंड किस में लिखा गया है? धारा 112 में तो स्पीड का नियम बताया गया है कि भी स्पीड इतनी होनी चाहिए, लेकिन दंड है धारा 183 में। गति सीमा का उल्लंघन करने पर 183 इसका जवाब हो जाएगा।
शराबी व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग किया जाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। यदि स्वास्थ्य विश्लेषक से परीक्षण करने पर उसके रक्त में अल्कोहल की मात्रा इससे अधिक पाई जाती है तो इसमें होता है 30 mg 30 mg अल्कोहल किसमें 100 ml ब्लड में। ठीक है, ये याद रखना है। तो 30 मिलीग्राम 100 ml रक्त में, रक्त ml में होगा और जो 30 है वो ये अल्कोहल की मात्रा होगी, वो जो mg में होगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका उल्लेख है धारा 185 में। शराब पीकर गाड़ी चलाना, पहली बार में 10,000 का जुर्माना, दूसरी बार में 15,000 का जुर्माना। प्रशिक्षु वाहनों में वाहन के आगे और पीछे एल बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना चाहिए जिसका आकार ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी। आप सभी को पता होगी लर्नर का लाइसेंस होता है, सॉरी गाड़ी होती है, वो गाड़ी चलाने से पहले उसके ऊपर एल आकार होता है, जो बोर्ड होता है एक 18 बाय 18 का, और ये बोर्ड व्हाइट कलर में होता है। किस कलर में? व्हाइट कलर में। अब इसके ऊपर दोस्तों रेड कलर में एक एल बनता है। क्या बनता है? एल बनता है। इस एल की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है, कलर रेड होता है। सारे डाउट क्लियर हो गए ना? आप समझ पा रहे हैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं? तो यहां पर पूछा है उस बोर्ड का, एल बोर्ड है, उसकी चौड़ाई, ऊंचाई तो बता दी इन्होंने, ऊंचाई तो बता दी। अब चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर है इसकी, 18 सेंटीमीटर भी इसकी चौड़ाई होगी, ऊंचाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। लेकिन एल का पूछे ना, एल का, तो एल का ये बराबर नहीं है भाई। ऊंचाई 10 है, चौड़ाई 9 है, मोटाई 2 है, कलर लाल है, बोर्ड का कलर सफेद है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज वापस कर लेता हूं। वाहन बीमा के संबंध में सही कथन का चयन करें। इंश्योरेंस के बारे में, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का फुल बीमा होना जरूरी है, गलत है। प्रत्येक वाहन का आधा बीमा, आधा तो होता ही नहीं है। प्रत्येक वाहन का केवल प्रथम पक्ष या पार्टी का बीमा, यह भी गलत है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रत्येक वाहन का कम से कम तीसरी पार्टी बीमा यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी, कोई भी जो वाहन होता है ना उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ भी होने होने लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अब फुल इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका लाभ है, फर्स्ट और थर्ड दोनों करवाते हैं तो भी आपका लाभ है। लेकिन यहां पर अगर आप थर्ड पार्टी भी नहीं करवाते हैं फिर आप एक अपराधी हैं और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 196 में इसके बारे में उल्लेख करती है। 2,000 का जुर्माना यहां पर पहली बार में होता है। 3 माह का कैद का भी प्रावधान है। चालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता, खाली स्थान के रूप में एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। चिकित्सीय प्रमाण पत्र का मतलब है मेडिकल सर्टिफिकेट, और मेडिकल सर्टिफिकेट है आप सभी को पता है एलएमवी के मामले में, एलएमवी के मामले में 40 प्लस एज होने या एचएमवी के मामले में आपको चाहिए होता है, और ये फॉर्म संख्या 1A में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मैं जो चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो डेफिनेशन मैं आपको कर रहा हूं, इनसे आपको लाभ होता है या नहीं होता, या डायरेक्ट पर्सन और आंसर बोलूं, ये बताओ, कमेंट में बताओ आप सभी, आपकी राय क्या है, जो भी है। ठीक है, चालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता, खाली स्थान के रूप में एक चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है फॉर्म 1A में। फास्टैग के बारे में गलत कथन को चुनें। फास्टैग आप सभी को पता है कि जो टोल टैक्स होते हैं वहां पर टोल का जो है संग्रहण करने के लिए फास्टैग पद्धति काम में ली जाती है, जिसमें RFID जो है पद्धति के आधार पर जो टोल है वसूला जाता है, और इसका जो संचालन है NHAI यहां पे कर रही है। तो NHAI की एक शाखा है NPCI, है ना, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका काम है, वो कर रही है। इसकी भारत में शुरुआत 2014 में हुई, बिल्कुल। भारत में इसे 2021 में अनिवार्य रूप से लागू किया गया, ये भी ठीक है। फास्टैग की N श्रेणी हल्के मोटर वाहनों के लिए, ये गलत है भाई। निजी या प्राइवेट वाहनों के लिए बैंगनी रंग का फास्टैग होता है। यहां पर एक तो N कैटेगरी है, एक M है। ये M जो है ना, ये आपके प्राइवेट व्हीकल के लिए है, और N है वो कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। ठीक है, तो N कॉमर्शियल व्हीकल, M प्राइवेट व्हीकल। ठीक है, ये आपको याद रखना, तो ये गलत हो जाएगा। ये चौथा भी सही है। प्रश्न संख्या 14 पे, ऐसा मोटरयान जिसमें 6 से अधिक और 12 तक यात्री जिसमें ड्राइवर शामिल नहीं है को मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से जाना जाता है। 6 से अधिक है, 12 तक यात्री है और जिसमें ड्राइवर शामिल नहीं है, तो यहां पर ये बड़ी टैक्सी हो जाएगी। बड़ी टैक्सी को मैक्सी कैब भी बोलते हैं, मैक्सी कैब। एक होती है मोटर कैब, मोटर कैब में 6+D बैठ सकते हैं। मोटर कैब छोटी होती है, बड़ी टैक्सी यानी कि मैक्सी कैब बड़ी होती है। एक मोटर कैब, एक मैक्सी कैब, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाहन की टेल लाइट होती है जो पीछे होती है, टेल लाइट होती है जो पीछे होती है, और इसमें कलर 3 कलर होते हैं, है ना। तो यहां पर आपको बताना है वह लाइट जो गाड़ी को बैक गियर में डालने पर ऑन होती है। बैक का मतलब है रिवर्स,
रिवर्स गियर। और रिवर्स में हमेशा सफेद लाइट ऑन होती है। कौन सी होती है? सफेद लाइट होती है। ब्रेक पर कौन सी होती है? लाल बत्ती। ठीक है, येलो इंडिकेटर किस में होती है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहां पर 1 मिनट, थोड़ा सा इरर। तो यहां पर टेल लाइट के बारे में बात हो रही थी। तो जो ये रेड लाइट होती है, रेड लाइट ब्रेक किस में ऑन होती है? येलो इंडिकेटर जो होता है उस समय ऑन होती है। और सफेद लाइट है वो रिवर्स में, जब आप गाड़ी चलाते हैं रिवर्स के समय यहां पर ऑन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न 16 है, अनिवार्य अनुदेश जैसे टर्न लेफ्ट या केवल विशेष श्रेणी के यातायात हेतु उपलब्ध एक मार्ग दर्शाने के लिए सामान्यतः है लाल वलय, नीले वृत्त, लाल त्रिभुज और काले त्रिभुज। यहां पर आप सभी को एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो अनिवार्य संकेत होते हैं ना, जिसमें किसी काम को करने का मतलब अनिवार्य रूप से ये कहा गया है कि आपको करना है, अनिवार्य बाएं मुड़ें या दाएं मुड़ें, आगे बढ़ें, जो भी करें, अनिवार्य हॉर्न बजाएं, तो ये संकेत हमेशा ब्लू कलर में होते हैं। किस कलर में होते हैं? ब्लू में। तो ये नीले वृत्त में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मोटर वाहन बीमा प्रमाण मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार एक विधिक आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। और मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि आपकी गाड़ी का बीमा होना ही चाहिए? तो ऐसा उल्लेख है धारा यहां पर 146 और 147 में। अगर आप बीमा नहीं करवाते हैं तो यहां पर आपके ऊपर धारा 196 लागू होती है और दंड का प्रावधान करती है। पहली बार में 2000 का जुर्माना, दूसरी बार में 4000 का जुर्माना है, 3 माह का कैद का भी प्रावधान है। याद रखना भाई, प्रश्न पूछा जा चुका है यहां से। उचित ड्राइविंग लाइसेंस एक विधि का आवश्यकता है जो मोटर वाहन अधिनियम खालिस्तान की धारा 3 के अनुसार किसी भी मोटर वाहन को चलाने का प्राधिकार प्रदान करती है। तो यहां पर अधिनियम कौन सा आएगा? उचित ड्राइविंग लाइसेंस, धारा 3, मोटर वाहन चलाने का प्राधिकार, लाइसेंस प्रदान करने के। तो सभी को पता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और इसकी जो धारा 3 है वो डीएल के संबंध में उल्लेख करती है। डीएल को कहती है नीड, आपके पास में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा भी कमेंट सेक्शन में बताओ भाई। क्लास कैसी लग रही है आपको? कमेंट में बताओ, इसका जवाब बताओ थोड़ा सा। व्यापक बीमा पॉलिसी का नवीनीकृत भारत में वार्षिक रूप से खालिस्तान अग्री में हो सकती है। आप जब व्यापक बीमा पॉलिसी जो होती है उसको जो आप रिन्यू करवाते हैं तो इसको रिन्यू आप 1 माह पहले करवा सकते हैं, 1 माह से ज़्यादा पहले आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो व्यापक बीमा पॉलिसी फुल इंश्योरेंस जो होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो 1 माह इसका जवाब हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना चाहिए? यथा आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा गति या इससे ज़्यादा ऊपर कोई वाहन नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको का चिन्ह बताएगा। कौन बताता है? यानी मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात कर रहा है भाई, मैक्सिमम स्पीड का बताना है आपको। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम स्पीड का जो संकेत होता है वो किस कलर में होता है? मैक्सिमम स्पीड का जो कलर होता है वो रेड सर्कल होता है, 50 इसके अंदर बनाए होते हैं काले कलर में। तो यहां पर ये किस में हो जाएगा? लाल वलय या वृत्त में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, एक राज्य में जारी एक मोटर चालन लाइसेंस, एक जैसे राजस्थान में या एमपी में कहीं पर भी एक लाइसेंस जारी होता है तो वो कहां पर वैध होता है? पूरे भारत में वैध होता है। और ऐसा उल्लेख कहां पर किया गया है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1 में किया गया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा नोट डाउन रखनी है। प्रश्न संख्या 22 है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अस्थायी परमिट देता है, अस्थायी परमिट देता है जो खालिस्तान से अधिक अवधि के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। तो यहां पर एक अस्थायी जो परमिट देते हैं धारा 87 के तहत, अस्थायी परमिट जो होता है वो कम से कम 1 माह और अधिक से अधिक 4 माह, ये वैलिडिटी उसकी होती है। तो कम से कम पूछे तो 1 माह, अधिक से अधिक पूछे तो यहां पर 4 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, किसी भी वाहन और उससे जुड़े ट्रेलर या ट्रेलरों की कुल लंबाई अधिकतम कितनी होनी चाहिए? कोई भी जो ट्रेलर होता है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? अधिकतम लंबाई ट्रेलर की बात हो रही है तो 23 मीटर हो सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी वाहन का प्रयोग एक परिवहन वाहन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि खालिस्तान लाइसेंस न हो, प्रशिक्षु लाइसेंस न हो, प्राथमिक उपचार किट न हो, परमिट न हो। तो यहां पर परिवहन वाहन की बात हुई है भाई, परिवहन वाहन की बात हुई है। तो यहां पर परिवहन वाहन के पास में क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी वाहन हो, उस वाहन का अब आपको ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग लेना है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए प्रयोग लेने के लिए सबसे पहले उसका परमिट होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी मवेशी या किसी जानवर की ढुलाई करने वाले माल वाहन की अधिकतम गति सीमा, यहां पर बात आ जाती है शैक्षिक संस्थान की बात आ जाए, और यहां पर बात आ जाती है जानवर ढो रहे हैं
टो करके, यानी आप टोचन करके गाड़ी को ले जा रहे हैं, या सड़क पर काम चल रहा है, काम चल रहा हो, या कोई आंदोलन हो, आंदोलन, या कोई, मैं बात करता हूं सेना जा रही है, या बात करता हूं आप मतलब कि जो है किसी जानवर को ले जा रहे हैं, चलो, तो इसमें मैक्सिमम जो स्पीड होती है 24 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये एक संकेत आपके सामने आया है और इस संकेत का आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। ये संकेत है, एक हीरो जा रहा है, एक हीरो आ रहा है, गोल आकृति है, दोनों को काट दिया गया है, तो इसका मतलब होगा दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, दोनों दिशाओं में काटा गया ना। यहां पर एक गोल आकृति आदेशात्मक संकेत है, वो बैलगाड़ी को काटा गया है, तो बैलगाड़ी निषिद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, इसमें एक हीरो जा रहा है, एक हीरो आ रहा है, गोल आकृति है, जाने वाले को काट दिया, आने वाला कुछ भी नहीं है, तो यहां पर दो में से एक को काटे, तो दो में से एक को काटने पर एक तरफा बचा, तो वन वे, एक तरफा रास्ता या वन वे के नाम से इसको जानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर एक सड़क है, साइड में सड़क है, यहां पर रेड कलर में है, इसको यहां से बंद कर दिया गया है, मतलब कि साइड रोड नहीं है, साइड में रोड नहीं है। यह चित्र सूचनात्मक संकेत दर्शाता, क्या दर्शाता है? एक आगे ऐसे सड़क है, यहां से क्लोज कर दिया गया है इसको, तो अब ये क्या संकेत करिए कि सीधी सड़क नहीं है, आगे जहां जिस साइड में जा रहे हैं आगे सड़क नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंजन ऑयल की अधिक खपत का क्या कारण होता है? इंजन ऑयल की बात हो रही है, अधिक खपत होगी, क्या कारण? ऑयल सील का लीक होना। आपको पता है पिस्टन जो होता है, पिस्टन पर 3 सीलें होती है, 2 तो कंप्रेशन होती है और 1 ऑयल रिंग होती है। ठीक है, टोटल संख्या 3 होती है। इंजन ओवरहीट होना, यह भी कारण है, यह भी कारण है। पिस्टन रिंग का घिसना, ये पिस्टन रिंग घिस जाती है, और उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑयल लिपस्टिक पर निशान होते हैं, ऑयल लिपस्टिक जो होती है, तो ऑयल लिपस्टिक पर निशान कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लो का भी होता है, फुल का भी होता है, डबल का नहीं होता भी, तो ए और बी दोनों सी हो जाएंगे। ऑयल लिपस्टिक एक प्रकार की ऑयल की छड़ है, ऑयल की छड़ है जो कि ऑयल का लेवल बताती है, ऑयल लेवल, ऑयल का लेवल बताने का काम यहां पर करती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर की ओर जा रहे हैं, आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपको अपने वाहन को खड़ा करने की जरूरत आ जाए, तो आप निम्न प्रकार से खड़ा करेंगे। आप ऊपर की ओर जा रहे हैं भाई, तो पहली बात, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो गाड़ी के पीछे आने की संभावना है, तो रिवर्स गियर तो आपको डालना ही नहीं है, रिवर्स तो डालना नहीं है। तो रिवर्स जिसमें आ गया, बैक गियर आ गया, देखो ये गलत होगा, न्यूट्रल का आ गया, गलत होगा, केवल हैंड ब्रेक लगाकर नहीं होगा, प्रथम गियर में और हैंड ब्रेक लगाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रथम गियर में और हैंड ब्रेक लगाकर। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक इसमें सिलेंडर में क्या आता है? डीजल इंजन में सक्शन जो होता है इनटेक में, जो सॉरी इनलेट जो है, या स्ट्रोक या इनलेट जिसमें होता है, इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से फेस चार्ज सिलेंडर में प्रवेश करता है। तो डीजल इंजन है तो केवल शुद्ध हवा इसमें अंदर आती है, ये डीजल इंजन में है। हवा डीजल का मिश्रण, केवल डीजल। पेट्रोल हवा, पेट्रोल प्लस एयर का मिश्रण है, वो आता है किसमें? पेट्रोल इंजन में। ये किसमें आता है? पी में। तो डीजल है तो केवल शुद्ध हवा आएगी। डीजल इंजन में डीजल को कैसे जलाया जाता है? डीजल इंजन में डीजल को कंप्रेशन के द्वारा जलाया जाता है, संपीड़न के द्वारा जलाया जाता है। कंप्रेशन को हम संपीड़न भी कहते हैं, क्योंकि कंप्रेशन या संपीड़न से क्या होता है? दाब व ताप हवा का बढ़ जाता है और ये गर्म हो जाता है, और गर्म होने से इसके ऊपर डीजल की फुहार करेंगे तो ये जल जाता है। त्रिभुज में दिया गया ऐसा चिन्ह जिसमें 2 रेखाएं बनी हुई हो और वो रेखाएं एक साइड से चौड़ी हो और एक साइड से संकड़ी हो, ये त्रिभुज हो गया। 2 रेखाएं हैं, एक साइड से चौड़ी है, दूसरी साइड से संकड़ी है, इनको मिला दो, मतलब आगे क्या है? आगे रास्ता संकड़ा है, आगे पतला रास्ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार धारा 181 के अनुसार अपराधीकृत या अयोग्य होने या लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने के लिए नया चालान या जुर्माना कितना है? तो धारा 181 है, एक चालक की जिम्मेदारी है, और वो चालक क्या है? बिना डीएल आप गाड़ी नहीं चलाओगे, बिना डीएल, तो यहां पर 5000 का जुर्माना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीली फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय, गीली फिसलन भरी गाड़ी आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अचानक ब्रेक लगाने या गति बढ़ाने से बचना चाहिए। ऐसी अगर आप करते हैं, गति बढ़ाते हैं, अचानक ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी फिसल जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। वाहन के इंजन ऑयल की जांच की जानी चाहिए। वाहन का इंजन ऑयल जो होता है वो कब जांच करना चाहिए? पहली बात तो डेली आपको करना चाहिए, जब भी आप किसी यात्रा पे जाते हैं तो आपको इंजन ऑयल लेवल चेक जरूर करना चाहिए, डेली रूटीन वर्क होता है। किसी यात्रा पर जाने से पहले जब वाहन खड़ा हो और इंजन गर्म न हो,
इंजन गर्म नहीं होना चाहिए और खड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलकर आया है, गरम गरम है, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब है वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत में टोल प्लाजा पर वाहन रोके बगैर टोल का भुगतान करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सभी को पता है, ये तो एकदम एकदम सिंपल है, फास्टैग हो जाएगा। भारत में शुरुआत 2014, इस कंपलसरी कब किया गया? कंपलसरी किया गया 2021 में सभी वाहनों के लिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वाहन ट्रैकिंग प्रणाली में प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षर जीपीएस का अभिप्राय होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सभी जानते हैं। ग्लोबल पर किसी भी पर्टिकुलर जो है उसकी पोजीशन बताने का काम ये करता है सैटेलाइट के माध्यम से, और ये सैटेलाइट से जुड़ा रहता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोब पर आपकी पोजीशन क्या है। वाहन में ड्रम ब्रेक में ब्रेक शूज होते हैं। ड्रम जो होता है वो एक खोखला ऐसा कटोरा सा होता है, इसके अंदर ब्रेक होते हैं। ड्रम के अंदर की साइड में, ड्रम के बाहर एक शूज अंदर दूसरा शूज बाहर, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर ड्रम के अंदर की साइड में होते हैं, ठीक है। ड्रम ब्रेक की बात हो रही है, डिस्क में बाहर होते हैं। वाहन में स्टीयरिंग सिस्टम में रेक एंड खालिस्तान पिनियन गियर होता है। रेक एंड पिनियन एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे स्टीयरिंग का गियर बॉक्स का प्रकार है। रेक एंड जो है गाड़ी में, कार में रेक एंड पिनियन जो गियर बॉक्स स्टीयरिंग होता है ना, तो उसकी बात हो रही है। तो रेक एंड पिनियन। वाहन में नीचे दी गई शाफ्ट का सही क्रम, जो शाफ्ट होती है गाड़ी में उसका क्रम आपको बताना है। देखो गियर बॉक्स है, सबसे पहले देखो इंजन होता है, इंजन के बाद में फ्लाईव्हील होता है, इसके बाद क्लच होती है, क्लच के बाद में गियर होता है, बाद में यू जॉइंट होता है, बाद में प्रोपेलर शाफ्ट होती है, और स्लिप जॉइंट का भी इसमें आया है, देखें स्लिप जॉइंट का नहीं आया है। इसके बाद में आपका डिफरेंशियल, फिर से यू जॉइंट और फिर डिफरेंशियल होता है। तो देखो गियर बॉक्स गियर बॉक्स गियर बॉक्स ये चारों रनिंग में है। यूनिवर्सल जॉइंट आया है, विभेदक आ गया, डिफरेंशियल लास्ट में होता, गलत हो गया। यूनिवर्सल जॉइंट ठीक है, यूनिवर्सल जॉइंट ठीक है। अब इसमें प्रोपेलर शाफ्ट है, अब इसमें ये तो गलत हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट है इसमें भी है। अब इसमें विभेदक आ गया, प्रोपेलर शाफ्ट बाद में आए, ये भी गलत हो गया। प्रोपेलर शाफ्ट, अब इसमें एक्सल आ गई, बाद में विभेदक आए, एक्सल तो बाद में होती है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, ये क्रम सही हो जाएगा। वाहन के संबंध में गलत कथन को चुनना है। ब्रेक ऑयल में .3 या .4 ग्रेड का ऑयल भरा जाता है, ठीक है। विभेदक डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में SAE 90 या 140 ग्रेड का ऑयल भरा जाता है। एक्चुअल में ये ग्रेड 80W 140 होता है या 80W 90 होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये केवल 140 नहीं होता, ये 80W 140 होता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी ठीक है। स्टीयरिंग में ऐसे ही ये ग्रेड का ऑयल भरा जाता है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो स्टीयरिंग जो होता है इसमें SAE 90 के साथ साथ यहाँ पे TQ, TF, STQ, STF इस प्रकार के ग्रेडों का प्रयोग किया जाता है। किसी वाहन में क्लच सामान्यतया के बीच स्थित होती है। क्लच कहाँ होती है? ये आपका इंजन है, ये फ्लाईव्हील है, ये क्लच है, ये गियर बॉक्स है। तो ये एक तो फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स के बीच में, या इंजन और गियर बॉक्स के बीच में। तो फ्लाईव्हील और गियर बॉक्स अगर ऑप्शन में है तो हम इसको कर देंगे ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। पेट्रोल वाहन के इंजन में उत्सर्जित जहरीली गैस कौन सी होती है? पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, CO अगर आ जाए तो सबसे जहरीली गैस यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगी। भारत स्टेज के बारे में गलत कथन को बताना है। भारत स्टेज 5 को 2017 में लागू किया गया, तो ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा अभी पहली बात तो, क्योंकि भारत स्टेज 5 लागू ही नहीं हुआ। भारत स्टेज 6 को 2020 में लागू किया गया, ये कथन सही है। 5th को 4 को किया गया है, ठीक है ना। जैसे जैसे भारत स्टेज का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे वाहन प्रदूषण का लेवल घटता है। यानी कि जैसे जैसे आप भारत का स्टेज नंबर बढ़ाएंगे तो जो वाहनों से प्रदूषण होता है उसकी मात्रा में कमी की जाती है कि भाई इससे कम करना है और कम करना है। भारत स्टेज को भारत स्टेज भी कहा जाता है अंग्रेजी में भी, तो ये भी सही है, सभी सही है तीनों, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है भाई। ब्लाइंड स्पॉट या अंध या अस्पष्ट स्थान क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट जो कि आपको न तो साइड वाले मिरर में दिखता है न आपको रियर व्यू मिरर में दिखता है, तो ऐसे स्थान जो होते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाते हैं। तो चालक को देखने पर भी रियर व्यू मिरर व साइड मिरर में नहीं दिखने वाले स्थान होते हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट, अंध स्पॉट या स्पष्ट स्थान है, वो कहलाते हैं। वाहन में टायर रोटेशन का लाभ नहीं है। टायर की उम्र बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। टायर समान रूप से घिसता है, ये भी सही है, ठीक है। टायर का अनियमित घिसाव को कम करने के लिए टायर रोटेशन किया जाता है, ये भी ठीक है। ब्रेक लगाने में आसानी रहती है क्योंकि टायर सड़क को आसानी से पकड़ लेते हैं, ये गलत है भाई, ये टायर रोटेशन का लाभ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D इसका जवाब है, सही हो जाएगा। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन के बारे में आप अपना जो अमूल्य जो सुझाव है वो हमें भेजेंगे और आप कमेंट सेक्शन में ये बताने का प्रयास करेंगे कि आज की क्लास के बारे में आपकी क्या राय है।
हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए ये क्लास सफिशिएंट है या नहीं है, और ये क्लास उस एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है या नहीं हो सकती। ये एग्जाम रिव्यू के प्रश्न है, पहले पूछे जा चुके हैं और सटासट हम यहाँ पर रिवीजन करना चाह रहे हैं, वो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर हल हम करवा देंगे। तो ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, हम फास्टली आपको ये करवा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव होता है। एग्जाम टाइम आ गया है, ज़्यादा टाइम एग्जाम का अब नहीं बचा है, तो कम समय में हम अगर समय रहते हैं हम रिवीजन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। दूसरी बात, हमारा इस सेशन को चलाने का मतलब है कि आप लोगों को प्रश्न समझ में नहीं आता कि प्रश्न में पूछा क्या है, उसका आंसर कैसे निकला, तो यहाँ पर उस प्रश्न को पढ़कर समझना और समझकर उसका आंसर देना, ये स्किल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो आप पे अच्छे तरीके से समझ में आपको आ रही होगी। तो साथियों, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज या जो नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप स्टडी एट होम जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने एक नए जोश और जुनून के साथ में लगे रहें एग्जाम तक, और अच्छा स्कोर आप करके अपने जो टारगेट है उसको प्राप्त करने में सक्षम बने। भगवान आपको जरूर सफलता देंगे। धन्यवाद।